हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, दैट इज डिमर्जर। ये सिर्फ सीएमए फाइनल वालों के लिए है, क्योंकि मैं सीएमए फाइनल स्टडी मेट से करवाने वाला हूँ इससे, ठीक है। और इसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी कवर करेंगे, जितने भी इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, सो अच्छे से करना है इसको भी। जैसे मैंने इस्लाम सेल में कराया था, वैसे सारे इसके भी क्वेश्चन कराऊंगा जितने भी है इसके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें क्या देखो, पहले हेडिंग डालो डिमर्जर। डिमर्जर पहले तो हम क्या डिमर्जर कंसेप्ट समझेंगे कि डिमर्जर होता क्या है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डीपली समझेंगे। ओके, डिमर्जर कैसे टेक प्लेस करता है, इसमें कैसे डिसीजंस लेना है, कब क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या है, इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। ओके, तो अब इसमें क्या है, डिमर्जर में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कंसेप्ट की डिमर्जर होता क्या है, कंसेप्ट ऑफ डिमर्जर। ओके, कंसेप्ट ऑफ डिमर्जर। सो डिमर्जर होता क्या है, बताओ जल्दी से, पता है किसी को? तो अब देखो ध्यान सुनना, सपोज क्या है, ए बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ओके, ए बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसकी कितनी 2 अंडरटेकिंग्स है। फर्स्ट कौन सी अंडरटेकिंग 1 है, ए अंडरटेकिंग ए, और दूसरी कौन सी अंडरटेकिंग बी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब इसमें देखो जो ए बी लिमिटेड है, ए बी प्राइवेट लिमिटेड है, इसने क्या डिसाइड किया, इसने डिसाइड किया जो अंडरटेकिंग ए है उससे क्या कर देते, अलग कर देते, उसे उस अंडरटेकिंग को, उस यूनिट को क्या करते, अलग करके उसको ये कंपनी क्रिएट कर देते, कंपनी इसके फॉर्म कर देते, यानी इन क्या कर देते, इसको कंपनी में फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। लाइक इसे क्या बना देंगे, बी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो अब देखो जो नई कंपनी बनेगी, जो डिमर्ज होगी, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिजल्टिंग कंपनी। रिजल्टिंग कंपनी, जो नई कंपनी फॉर्म होगी उसे क्या बोलेंगे, रिजल्टिंग कंपनी। और जो जिसमें से वो रिजल्टिंग कंपनी बनेगी उस कंपनी को क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डिमर्ज्ड कंपनी। डिमर्ज्ड कंपनी। ओके, तो इसमें क्या ये कंसेप्ट है कि जब एक कंपनी वो क्या करती है, एक या उससे ज्यादा अंडरटेकिंग उसके पास है और वो क्या करती है, उसे डिमर्ज कर देती है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को कहते हैं डिमर्जर। ओके, अब इसमें कुछ कंडीशंस भी होती हैं जिन्हें क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है। लाइक नंबर 1 क्या है कि जो नई कंपनी फॉर्म होगी एज ए डिमर्जर, उससे क्या किसके बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस, मतलब उसको आगे रन करना है, गोइंग कंसर्न बेसिस। ओके, और दूसरा क्या है, इसकी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज, ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रिजल्टिंग कंपनी। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन आ रहा होता है कि कौन सी वाली असेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफर करनी है, क्योंकि इसमें क्या, इसकी जो ये कंपनी है इसमें क्या, इसमें असेट्स और लाइबिलिटीज टोटल होंगी, है ना। उसमें किसकी, इसकी भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज होंगी और इसकी भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज होंगी। तो बताओ इसमें सिर्फ वही वाली असेट्स एंड लाइबिलिटीज को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, जो किससे रिलेटेड है, विच इज रिलेटेड टू अंडरटेकिंग बी। ओके, जितनी भी अंडरटेकिंग बी की असेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं उन्हें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ओके, ऑन द बेसिस और किस पर, ऑन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, अगर यहाँ पर कोई रिवैल्यूएशन है ना, रिवैल्यूएशन गिवन है, तो उसे क्या करना है, कंसीडर नहीं करना है। ओके, तो इसमें क्या समझ में आया कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे क्या करना है, ट्रांसफर करना है, और असेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं उन्हें क्या करना है, असेट्स और लाइबिलिटीज को किस रिजल्टिंग कंपनी में उसको बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करना है। और क्या तीसरा क्या है इसमें,
तीसरा पॉइंट है कि जो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं किसके, इसके जो शेयर होल्डर्स हैं एग्जिस्टिंग कंपनी के बिफोर डिमर्जर से पहले के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो क्या करें, एटलीस्ट 75% शेयर्स होल्ड इन रिजल्टिंग कंपनी। अब क्या जितने भी शेयर होल्डर्स हैं किसके, एबी लिमिटेड के बिफोर डिमर्जर जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उसके क्या कम से कम इसमें 75% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए उन शेयर होल्डर की, ठीक है, ये कंडीशन है इसकी। ओके, तो इसमें क्या है, होल्ड 75% शेयर्स होल्डिंग इन रिजल्टिंग कंपनी। ओके, तो अब देखो, अब इसमें चलते हैं सीएमए फाइनल के स्टेटमेंट में क्या लिखा है, देखो इसकी पहले क्या डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन में क्या लिखा है, देखो रीड करो डेफिनेशन को। लिखा है डेफिनेशन में क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 19AA, इसमें लिखा है डिमर्जर इन रिलेशन टू कंपनीज मीन्स द ट्रांसफर परसुएंट टू अ स्कीम और अरेंजमेंट अंडर सेक्शन 232 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2023 by demerged company of its one or more undertaking to any resulting company in such a manner that। अब क्या है, जब भी कोई क्या वन और मोर अंडरटेकिंग को क्या करती है, टू एनी रिजल्टिंग कंपनी इन सच मैनर, उसके क्या मैनर्स, क्या उसके मैनर्स वही कंडीशंस जो बता रखे, क्या कि ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर। अब उसके क्या जितने भी ऑल असेट्स हैं और लायबिलिटीज उन्हें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। और क्या लिखा, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज transfer of the undertaking being transferred by a demerged company, okay, immediately before the demerger become the assets and liabilities of the resulting company। अब उन्हें किस पे ट्रांसफर करना है, बताओ जल्दी से, कि उसकी जो असेट्स और लायबिलिटीज हैं जो बिफोर डिमर्जर की हैं वो किसकी हो जाएंगी, वो सच अंडरटेकिंग की जितनी भी असेट्स हैं वो रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर कर देनी है। ओके, अब क्या है सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा, देखो इसमें लिखा है ट्रांसफर एट बुक वैल्यू। किस पर ट्रांसफर करना है, बताओ, बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करना है। लिखा है असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द अंडरटेकिंग और अंडरटेकिंग बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द डिमर्ज्ड कंपनी आर ट्रांसफर्ड एट इट्स बुक वैल्यू without considering revaluation immediately before the demerger। अब इसमें बोला क्या है कि जितनी भी उसकी असेट्स है सच एंड अंडरटेकिंग की उसको बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करना है, और इसमें अगर कोई रिवैल्यूएशन है तो उसको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, अब उसमें नोट में भी ये लिखा है एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स कंसिक्वेंट टू देयर रिवैल्यूएशन शैल बी इग्नोर्ड। अब कोई भी रिवैल्यूएशन गिवन है तो उसे क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट में लिखा कंसिडरेशन इन शेयर्स। अगर कंसिडरेशन किसमें, और इसमें कंसिडरेशन किसमें होता है, हमेशा शेयर्स में होता है, तो क्या इसमें लिखा देखो रिजल्टिंग कंपनी इज इशू इन कंसिडरेशन ऑफ द डिमर्जर इट्स शेयर्स टू द शेयर होल्डर of the demerged company on the proportionate basis except where the resulting company itself a shareholder of the demerged company। अब क्या देखो, अब इसमें क्या बोला है कि इसमें बोला है जो कंसिडरेशन है वो कंसिडरेशन किस में होना चाहिए, कंसिडरेशन शुड बी इन शेयर्स नॉट इन कैश, ठीक है, कंसिडरेशन किस में होगा, इन शेयर्स। अब इसमें एक नई चीज क्या बोली, इसमें देखो जैसे एबी प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है, ठीक है। अब इसमें जितने शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, अब क्या करना है बताओ जल्दी से, इनको कंसिडरेशन किस में शेयर करना है, और ये क्या है, ये बी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है।
और ऐसा भी हो सकता है क्या कि अगर कोई कंपनी है दूसरी कंपनी को क्या कर देती है, उसको एज ए डिमर्जर ट्रांसफर कर देती है अपने यूनिट को। लाइक क्या किया, जैसे ये है सी लिमिटेड, ठीक है, सी लिमिटेड है, इसने क्या किया, अपनी एक यूनिट थी जो बी यूनिट थी ना, बी अंडरटेकिंग, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया सी को एज ए डिमर्जर, ठीक है। तो अब क्या हुआ देखो, जब इन्होंने ट्रांसफर किया था, ट्रांसफर करने से पहले क्या कर रखा था, सी लिमिटेड ने इसमें क्या शेयर होल्डिंग कर रखी थी, शेयर होल्ड कर रखे थे, सपोज 1000 शेयर होल्ड कर रखे थे इसमें ए बी प्राइवेट लिमिटेड ने, ठीक है, ध्यान सुनना ये। तो अब क्या हुआ, जब इन्होंने क्या किया, इस यूनिट को ट्रांसफर कर दिया इसको सी के पास एज ए डिमर्जर, तो अब ये कंपनी क्या करेगी, एज ए कंसिडरेशन इन्हें शेयर्स इशू करेगी। सपोज टोटल शेयर्स कितने इशू करने हैं, 10,000, ठीक है। अब इतने शेयर्स किसको इशू करेंगे, इसके जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन्हें क्या करेगी, शेयर्स इशू करेंगी, ठीक है। तो अब उसमें क्या है देखो, अब जो इसने ऑलरेडी इसमें होल्ड कर रखे थे तो उन्हें क्या करना, उन्हें माइनस करने के बाद ही शेयर्स को इशू करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, नेट शेयर्स कितने इशू होंगे बताओ जल्दी से, 1000, ठीक है, इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा बताओ जल्दी से, ये आ जाएगा 9000 नेट शेयर, इतने इशू करने, मतलब जो कंपनी डिमर्ज हो रही है, मतलब जो रिजल्टिंग कंपनी अगर उसने पहले कोई शेयर होल्डिंग किसमें होल्ड कर रखी है, उसने शेयर होल्डिंग कर रखी है किसमें बताओ जल्दी से, डिमर्ज कंपनी में। अगर रिजल्टिंग कंपनी ने सपोज क्या ये रिजल्टिंग कंपनी है, इसने क्या किया, डिमर्ज कंपनी में शेयर होल्डिंग कर रखी है बिफोर डिमर्जर, तो इस केस में क्या, जितने भी इसकी शेयर होल्डिंग है उनको शेयर इशू नहीं किए जाएंगे, बाकी जितने भी शेयर होल्डर हैं उन सबको शेयर इशू करेगी, कौन करेगी, रिजल्टिंग कंपनी। तो ये बताया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या बन गया इसका, कि कंसिडरेशन किस में होगा, इन शेयर्स में, ओके। अब इसमें क्या, कॉमन शेयर होल्डर क्या, फोर्थ पॉइंट में देखो, शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 75% in value of the shares in the demerged company other than shares already held there in immediately before the demerger or by a nominee for the resulting company or its subsidiary company, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है देखो, इसमें भी यही बोला है क्या, कि जो शेयर्स कॉमन शेयर होल्डिंग में क्या बोला है कि जितने भी शेयर्स हैं, जैसे इसकी कोई अगर कोई नॉमिनी है ना, और इस कंपनी ने खुद ही रिजल्टिंग कंपनी है, अगर इन्होंने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं इसमें, तो उन शेयर्स को छोड़ के जितने भी शेयर्स होल्डर हैं उनको क्या करना है, उन्हें शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है। जो रिजल्टिंग कंपनी ने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं उनको शेयर्स इशू नहीं करेगी, कौन, रिजल्टिंग कंपनी, खुद को थोड़ी करेगी वो शेयर्स इशू, ओके। तो ये बताया यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में लिखा है कि इसमें गोइंग कंसर्न पर क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर ऑफ द अंडरटेकिंग इज ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। तो इसमें क्या, जो ट्रांसफर करेंगे ना यूनिट को, उसको गोइंग कंसर्न बेसिस पर ही ट्रांसफर करेंगे, जो मैंने आपको अर्लियर समझाया भी है, ओके, शेयर भी किया। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, फोर्थ पॉइंट में देखो, अदर स्पेसिफाइड कंडीशन। अब इसमें क्या है देखो, इसमें लिखा है द डिमर्जर is in accordance with the conditions if any notified under section 72A clause 5 by the central government in this behalf। अगर डिमर्जर क्या होता है, अगर डिमर्जर होता है इन द अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ एनी नोटिफाइड सेक्शन में, तो अदर कंडीशन, तो इसमें क्या है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कंडीशन यहाँ पर स्पेसिफाइड कर रखी होंगी ना, तो उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फुलफिल करना पड़ेगा, ओके। अब टैक्स पॉइंट में क्या है देखो, टैक्स पॉइंट में मैं अभी ओवरव्यू दूंगा, सिर्फ क्या है देखो, टैक्स पॉइंट में टैक्स पॉइंट में क्या है, इसमें देखो, जब भी कोई डिमर्जर होता है तो उस केस में क्या होता है, अगर कोई कैपिटल गेन अराइज होता है तो वो क्या 100% एग्जेम्प्ट है अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन, ठीक है।
तो अभी इतना याद रखना है, बाकी हम क्या करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें क्या है कि %% exempt from tax, it means not chargeable under the head of capital gain। ओके, कैपिटल गेन के अंडर क्या है, ये 100% एग्जेम्प्ट हो जाएगा इन केस ऑफ डिमर्जर। और ये जब स्लम सेल के हम जब क्वेश्चन कर रहे थे तब उसमें हमें क्या करना था, उन्हें बताना भी था। सेकंड पॉइंट आता था उसमें कि अब बताओ कि ऐसा क्या करे जो तुम्हारा क्लाइंट है उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए। तो हमने क्या बताया था कि उसे या तो क्या कर दो, स्कीम और डिमर्जर कर दो, तो उस केस में क्या हो जाएगा 100% एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, अगर कोई कैपिटल गेन अराइज होता है तो। ठीक है, तो अब क्या नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अब इसमें लिखा है क्या, डिमर्जर एंड शेयर होल्डर्स और डिमर्ज कंपनी। अब जो डिमर्जर्स है, शेयर होल्डर्स और डिमर्ज कंपनी है, तो उनका क्या होगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है एज पर सेक्शन 47 6D, सब सेक्शन 6D क्या लिखा, एनी ट्रांसफर और इशू ऑफ शेयर्स बाय द रिजल्टिंग कंपनी इन अ स्कीम ऑफ डिमर्जर टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द डिमर्ज्ड कंपनी shall not be treated as transfer if the transfer or issue is made in consideration of demerger of the undertaking। ठीक है, तो इसमें क्या देखो, अब इसमें क्या बोला गया है, हमने एग्जांपल में क्या लिया था, AB प्राइवेट लिमिटेड लिया था। ठीक है, अब इसके शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, इसके शेयर होल्डर्स हैं, तो अब क्या होगा, इनका क्या होगा बताओ जल्दी से। तो अब ये क्या बनेंगे, B प्राइवेट लिमिटेड, B प्राइवेट लिमिटेड के भी शेयर होल्डर बनेंगे, है ना। अब शेयर होल्डर बनेंगे, बट कैसे बनेंगे, और क्या इन पर कोई अगर कोई गेन होता है तो उसका टैक्सेबल होगा, बताओ जल्दी। अगर देखो सपोज एक शेयर होल्डर ले लेते हैं, एक शेयर ले लेते हैं, शेयर होल्डर ले लेते हैं, सपोज मिस्टर एक्स क्या इज होल्डिंग 1000 शेयर्स ऑफ AB प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, जो मिस्टर एक्स है ये AB प्राइवेट लिमिटेड का क्या है, शेयर होल्डर है। अब ध्यान सुनना है, इस एग्जांपल को बढ़ाते ही जाऊंगा मैं। ठीक है, पूरा कंसेप्ट आ जाएगा किसका, शेयर होल्डर वाला। डिमर्ज कंपनी का जो शेयर होल्डर है उसका क्या होगा, उसकी जो शेयर होल्डिंग है उसको कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ देखो, अब इसकी जो असेट्स है वो कितनी है, 10,000 करोड़ है। ठीक है, 10,000 करोड़ है। अब इसमें यूनिट, इसमें क्या अंडरटेकिंग थी, है ना। अब इसमें क्या होगा, इसकी जो B यूनिट है और A यूनिट है। अब इसकी जो 10,000 करोड़ है उसमें से इसकी जो असेट्स है वो कितनी है, ये असेट्स हैं। ठीक है, इसे ले लेते हैं, नेट असेट ले लेते हैं, नेट असेट। नेट असेट्स मीन आफ्टर डिडक्टिंग लाइबिलिटीज को माइनस करने के बाद जो असेट्स आएंगी वो क्या होती है, नेट असेट। ठीक है, तो नेट असेट्स ले लेते हैं, तो नेट असेट कितनी है, ये है किसकी, 4500 करोड़ है। और रेस्ट ऑफ किसकी बच गई है बताओ, 5500 करोड़ है यूनिट ए की। ठीक है, और क्या इसमें देखो, अब जो इन्होंने शेयर होल्ड कर रखे हैं कितने, 1000, उन्हें कितने में खरीदा था, एट द रेट 50,000 में खरीदा था, 50 पर शेयर, कितने पर शेयर
रुपीज 50% में क्या किया था, बाय किया था। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, अब जो बी है, बी अब जो मिस्टर ए है, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स को शेयर्स कैसे इशू करेगी बताओ, किस बेसिस पे करेगी। अब इसके देखो, तो इसकी पहले देखो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, उन्होंने कितने लगाए 1000 इंटू में 50, तो ये कितना हो गया 50,000। ठीक है, 50,000 हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये देखो यहाँ पर कितने शेयर्स, वो तो अभी डिस्कस नहीं कर रहे, हमें तो पहले डिस्कस करना है क्या कि ये जो इसकी जो शेयर्स जो परचेज की कॉस्ट है, बाइंग कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज, यही इसकी क्या बन जाएगी, जो बी लिमिटेड की है वो उसका कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, वो कॉस्ट ऑफ परचेज किसकी बन जाएगी, बी लिमिटेड की कंपनी में कंसीडर करेंगे। ठीक है, लाइक देखो कितने के शेयर्स इशू किए थे, पहले देखो बाइंग कॉस्ट कितनी है, टोटल बाइंग कॉस्ट कितनी है, बाइंग कॉस्ट। ठीक है, अब देखो कितनी शेयर्स नेट असेट कितनी ट्रांसफर कर रहे हैं, नेट असेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं, नेट असेट ट्रांसफर टू रिजल्टिंग कंपनी। ठीक है, और इसमें क्या डिवाइड करेंगे, टोटल नेट असेट्स, बिफोर डिमर्जर। अब देखो क्या है यहाँ पर, ये क्या, इसे क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन रिजल्टिंग कंपनी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी कंसीडर करेंगे इन रिजल्टिंग कंपनी में, क्योंकि देखो जब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो डिमर्ज हो रहा है, जब डिमर्ज से पहले इनकी कॉस्ट कितनी थी, टोटल थी 50,000। अब उसमें क्या करेगा, ये जो बी प्राइवेट लिमिटेड रिजल्टिंग कंपनी है, वो इसके जो एग्जिस्टिंग कंपनी मीन्स जो डिमर्ज कंपनी, उसके कुछ शेयर होल्डर्स होंगे, उन्हें क्या करेंगे, ये शेयर्स इशू करेंगे। तो शेयर्स इशू करेंगे तो उनकी हमें वो निकालनी है क्या, कि उनकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है, वो बाइंग कॉस्ट कितनी है, 50,000 है। ठीक है, 50,000 है, लेकिन उनका क्या निकालना है, उनकी हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है, जो कंसीडर करनी है किसी में, रिजल्टिंग कंपनी में। रिजल्टिंग कंपनी में कितनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट कंसीडर करनी है, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या है, बाइंग कॉस्ट एंड नेट असेट्स ट्रांसफर टू रिजल्टिंग कंपनी, टोटल नेट असेट्स बिफोर डिमर्जर, ये। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप देखो कैसे, आप इसकी बाइंग कॉस्ट निकाल दो, फॉर्मूला तो पता ही है। इसकी बाइंग कॉस्ट कितनी थी ओरिजिनल जब बाय किया था एक्चुअल में। ठीक है, और डेट ऑफ एक्विजिशन वही वाली कंसीडर की जाएगी जो डिमर्ज्ड कंपनी में जिस दिन शेयर्स को बाय किया था। ओके, तो अब इसमें क्या है, देखो अब इसकी जो जितनी असेट ट्रांसफर कर रहे थे, कितनी असेट ट्रांसफर कर रहे थे एज ए रिजल्टिंग कंपनी में, रिजल्टिंग कंपनी में कंसीडर कर रहे थे 4500, और टोटल कितनी है 10,000 करोड़। तो इसमें कितनी, यहाँ पर जितने ट्रांसफर कर रहे हैं उसको कर देंगे मल्टीप्लाई 4500 करोड़, और 10,000 करोड़ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या निकल जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कंसीडर जो अमाउंट आएगा उससे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर करेंगे इन रिजल्टिंग कंपनी। ओके, तो करो जल्दी से एक बार, 50,000 इंटू में 4500 डिवाइड बाई 10,000, तो कितना आया 22,500। 22,500, तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, किसकी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर करेंगे किसमें, कंसीडर इन रिजल्टिंग कंपनी। ये कब की, आफ्टर डिमर्जर। ओके, अब आफ्टर डिमर्जर जो ये किसकी, रिजल्टिंग कंपनी में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, रिजल्टिंग कंपनी, और आफ्टर डिमर्ज होने के बाद जो डिमर्ज कंपनी है, डिमर्ज कंपनी, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी, तो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन
टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और इसमें से लेस कर देंगे कौन सी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर्ड इन रिजल्टिंग कंपनी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर्ड इन रिजल्टिंग कंपनी। ओके, तो अब क्या है देखो, तो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी 50,000 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है रिजल्टिंग कंपनी में 22,500, तो जो बच जाएगी वो किसकी हो जाएगी, डिमर्ज्ड कंपनी की। तो कितनी होगी देखो, ये होगी 27,500। ओके, और अब इसमें कुछ और ऐड करने जा रहा हूं मैं। क्या देखो, ध्यान से सुनना, क्या जो बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड ने क्या किया, बी लिमिटेड ने बी प्राइवेट लिमिटेड, इसने क्या किया, इशू किए शेयर, इशू शेयर टू मिस्टर ए, मिस्टर ए नहीं मिस्टर एक्स है ना, मिस्टर ए को कितने शेयर्स इशू किए अपनी कंपनी के 700 एट द रेट $60। नहीं, इसमें ये नहीं आएगा कि कितना इशू किया, सॉरी यहाँ पर रुको, अभी यहाँ पर ये वैल्यू की बन होगी, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स की बन होंगे, कितने शेयर्स इशू किए हैं और उनकी वैल्यू कितनी है, उनकी वैल्यू है कितनी 22,500, ठीक है 22,500 है। तो यहाँ पर क्या है, तो जब ये कोई भी शेयर्स इशू करेंगे तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम कोई अगर कोई कुछ भी यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगा इन द हैंड्स ऑफ किसके, शेयर होल्डर के हैंड में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। कब टैक्सेबल होगा, जब क्या करेगा, जब ये शेयर होल्डर है ना, ये शेयर होल्डर है, अगर ये क्या करता है, ये बेचता है शेयर को, क्या करता है, सेल करता है क्या, शेयर, अगर सेल करेगा तब क्या होगा, कैपिटल गेन अप्लीकेबल होगा। अदरवाइज जब तक ये क्या करता है, सेल नहीं करता है, होल्ड करके रखता है, तो तब तक क्या है, कोई कैपिटल गेन ना कोई टैक्सेबल कुछ भी नहीं होगा उसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, इसमें सपोज अब इसने क्या किया, मिस्टर एक्स है, उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, शेयर्स को सेल करेगा कितने में, 110 पर शेयर, ठीक है। इसकी इसमें क्या करते हैं, इसकी ले लेते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन ले लेते हैं, तो पता चल जाएगा शॉर्ट टर्म या कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म है, ठीक है। इन्होंने कब बाय किए थे, शेयर्स बाय किए थे फॉर एग्जांपल 1/4 2019, ठीक है। 1/4/2019 में क्या किया था, बाय किया था। तो इसमें क्या करना है, 1/4/2019 में लेते हैं, ठीक है। ज्यादा ये अपना फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है बताओ, 23-24। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कब बाय किए हैं, इन्होंने बाय किए हैं 1 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 2022 को उन्होंने क्या की थी, बाय किए थे शेयर्स, किसने, मिस्टर एक्स ने, ठीक है। अब जो डिमर्ज हो रहा है वो कब डिमर्ज हो रहे हैं, वो डिमर्ज हो रहे हैं 1 जून 2023, 1 जून 2023 को क्या करना है, डिमर्ज कर रहे हैं कंपनी को, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, और जो ये सेल कर रहे हैं अपने शेयर्स को, इसको शेयर को सेल कब कर रहे हैं, जुलाई में कर रहे हैं। जुलाई का मतलब 1/7/2023 को ये क्या कर रहे हैं, अपने 700 शेयर्स को, शेयर्स हैं एट द रेट कितने में शेयर को सेल कर रहे हैं, 110 में। तो अब यहाँ पर क्या है, इस केस में क्या होगा, जब ये शेयर को सेल करेंगे तब क्या होगा, तब हम वहां पर कंसीडर करेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कैपिटल गेन अराइज होगा। अगर यहाँ पर क्या कैपिटल गेन अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल गेन अराइज होगा, और वो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होता है तो तुम्हें पता ही चल जाएगा डेट ऑफ एक्विजिशन से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है,
तो इन्होंने क्या किया, सारे शेयर्स सेल कर दिए। ठीक है, अगर सारे शेयर्स सेल करते हैं तो उस केस में क्या होगा, अब देखो इसमें क्या करना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। क्या, कैलकुलेट कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर एक्स। ये पता, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं तभी मैं करवा रहा हूँ ये। तो इसका कंसेप्चुअली जब ये समझ में आ जाएगा ना, तो जितने भी क्वेश्चन हो आप खुद भी कर सकते हो उसके बाद। तो इसमें क्या देखो, तो इन्होंने क्या किया, सेल्स कंसिडरेशन कितना है, सेल्स कंसिडरेशन ये कितना है, देखो 700 शेयर्स हैं, तो इसको @110 में क्या करना है, सेल करना है। तो ये कितने हो गए, देखो 700 इनके में 110, ये हो गए कितने के, 7700, 77,000 नॉट 100 रुपीज़ में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कोई एक्सपेंस है तो इसे क्या कर देंगे, एक्सपेंस को लेस कर देंगे, बट एक्सपेंस गिवन नहीं है। अब इसमें तो यह क्या आ जाएगा, नेट सेल्स कंसिडरेशन। तो नेट सेल कंसिडरेशन कितना आएगा, 77,000 ही आएगा। ओके, अब इसमें से क्या लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आएगी, तो देखो हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी निकाली थी, उसके लिए रिजल्टिंग कंपनी की 22,500। तो 22,500 ही क्या हो जाएगी, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी, क्योंकि सारे शेयर्स सेल कर रहे हैं ना। तो सारे शेयर जब सेल कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी, सारे शेयर्स की 22,500। जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन तो कितना आ गया, 77,000 में से 22,500 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 54,500 आ गया। ठीक, अब बताओ शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो ये कैसे पता चलेगा, बताओ जल्दी से। ये पता चलेगा, यहाँ पर देखो कब इन्होंने बाय किए थे, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को बाय किए थे और सेल कर रहे 1 जुलाई 2023 को। 1 अक्टूबर 2022 को बाय किए और 1 अक्टूबर 2023 को क्या कर रहे हैं, 1 जुलाई 2023 को सेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इनकी जो होल्डिंग है लेस देन कितनी है, 12 मंथ। अगर 12 मंथ से कम है तो इसका मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कैपिटल गेन आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, 54,500 आया ना समझ में। और वही अगर क्या होता है, ये केस 1 है। ठीक है, केस 2 में क्या है, केस 2 में है कि इफ मिस्टर एक्स सोल्ड 400 shares out of 700 of resulting company, @12 नहीं 110 पर शेयर। कैलकुलेट कैपिटल गेन। बाकी सब वही सेम ही रहेगा, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है जो भी है उसमें। ठीक है, सारी डेट वही रहेंगी, सिर्फ इसमें क्या चेंज हुआ है कि 700 की जगह कितने शेयर्स यहाँ पर सेल कर रहे हैं अब, 400। तो इस केस में कैलकुलेट करो कैपिटल गेन कितना आएगा। ये अच्छा है यहाँ पर कंसेप्ट, ये ध्यान से सुनना बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। तो इसमें क्या है, देखो पहले क्या लेंगे, सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन आ गया। अब क्या करेंगे बताओ, अब तुम्हें यहाँ पर करना क्या है, देखो सेल्स कंसिडरेशन निकालो, 400 इंटू में 110, तो ये कितना आ जाएगा, 44,000 आ जाएगा। 110 इंटू में 400
44,000, ठीक है। अब इसमें से लेस कर देंगे एक्सपेंस, अगर कोई एक्सपेंस हुआ है रिगार्डिंग सेल्स तो उसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। यहाँ पर है ही नहीं। अब यहाँ पर क्या आएगा, नेट सेल्स कंसिडरेशन। नेट सेल्स कंसिडरेशन कितना है, 44,000, ठीक है। अब इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी लेनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 22,500 और हम कितने शेयर्स सेल कर रहे हैं, 400, और कितने शेयर्स में से कर रहे हैं, इतने में से। तो हम यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं ले सकते हैं, किसके बेस पे लेंगे, ऑन द बेस ऑफ प्रोपोर्शनेट बेसिस। इट मीन जितने शेयर्स शेयर कर रहे हैं उसी के प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो कितना है 22,500 और इंटू में 400 डिवाइड बाय 700, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आएगी, 12,857। इट मीन 12,857। तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इसको लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो कितना आएगा देखो, 44,000 माइनस में 12,857, तो ये आएगा 31,143, ठीक है। और क्या है, अगर शेयर्स को होल्ड करते हैं मोर देन 12 मंथ, ये तो पता ही है, बेसिक चीजें हैं। 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करते हैं तो कौन सा कैपिटल गेन आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ही नहीं, वो क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियरिटी हो जाएगी इसकी, ठीक है। और जब 12 मंथ से लेस देन 12 मंथ है तो इसमें कौन सा कैपिटल गेन आता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो यही था उसमें, जो डिमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनका क्या होगा, उनको कैसे ट्रांसफर करेंगे शेयर्स, और उनकी क्या, अगर उन्हें कोई शेयर्स मिलते हैं क्या वो टैक्सेबल होंगे रिजल्टिंग कंपनी से, नहीं होंगे, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऊपर हमने पढ़ ही लिया था यहाँ पर, यहाँ तक। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ से, क्या लिखा, इन केस ऑफ डिमर्जर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ डिमर्ज कंपनी विल नाउ होल्ड शेयर्स इन रिजल्टिंग कंपनी। अब क्या, जो डिमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो किसमें शेयर्स होल्ड करेंगे, रिजल्टिंग कंपनी में। और क्या लिखा, शेयर्स इन डिमर्ज कंपनी, और वो क्या है, डिमर्ज कंपनी में भी शेयर्स होल्ड करेंगे और किस में करेंगे, रिजल्टिंग कंपनी में भी। जैसे कि मैंने एग्जांपल में दिया था कि जो मिस्टर एक्स है उसे रिजल्टिंग कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं, 700, और वो वाले भी जो एग्जिस्टिंग शेयर्स जो डिमर्ज कंपनी ने शेयर्स जो बाय किए थे डिमर्ज कंपनी के 1000, वो उसमें डिमर्ज कंपनी के रहेंगे और ये एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे जो शेयर्स होल्डिंग किसकी कहलाएगी, 700 की और रिजल्टिंग कंपनी की, ठीक है। एंड इन केस ऑफ द शेयर होल्डर ट्रांसफर एनी ऑफ द अबव शेयर सब्सिक्वेंट टू अ डिमर्जर द कॉस्ट ऑफ सच शेयर शैल बी डिटरमाइंड एज अंडर। अब उसमें बताना है कि अगर कोई ट्रांसफर करता है, वो शेयर मतलब सेल करता है, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कैसे कंसीडर करनी है, बताओ। वो मैंने अभी समझाया था आपको, एग्जांपल देके समझाया हुआ है ना, वही यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया था एग्जांपल देकर। क्या लिखा है इसमें देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन द रिजल्टिंग कंपनी, सेक्शन 49 सबसेक्शन 2C। इसमें क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स इन द रिजल्टिंग कंपनी शैल बी द अमाउंट विच bears to the cost of acquisition of shares held by the SSC in the demerged company. The same proportion as the net book value of the asset transfer in the demerger bears to the net worth of demerged company immediately before the demerger. अब इसमें वही लिखा है क्या, जो मैंने अभी यहाँ पर एग्जाम्पल देके समझाया था कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है कैसे कंसीडर करेंगे, कि जो डिमर्ज्ड कंपनी है ना उसकी जो जितनी भी उसने होल्ड कर रखे हैं शेयर्स को, तो उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो मैंने एग्जांपल में दिया भी था कि जो नेट असेट्स है, टोटल नेट असेट्स कितनी, नेट वर्थ उसकी
नेट वर्थ कौन सी, बुक वैल्यू वाली लेनी है, ठीक है। तो बुक वैल्यू वाली नेट वर्थ लेनी है, तो नेट वर्थ निकालने के बाद क्या करेंगे, उसी के बेसिस पे कितनी बिलोंग करती है, किससे, जो असेट बिलोंग करती है रिजल्टिंग कंपनी की, ठीक है। जितनी हम ट्रांसफर करें रिजल्टिंग कंपनी में, उसको क्या कर दो, उसको यहाँ पर जो मैंने ये एग्जांपल दिया था, उसको जितनी हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है बताओ, जितनी बाइंग कॉस्ट है, बाइंग कॉस्ट किसकी है, जो एक्चुअल बाइंग कॉस्ट है मिस्टर एक्स की इन डिमर्ज कंपनी को, वो वाले यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जो टोटल नेट असेट्स बिफोर डिमर्जर है, नेट वर्थ है किसकी, नेट वर्थ ऑफ डिमर्ज कंपनी की, तो उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन रिजल्टिंग कंपनी, बस वही यहाँ पर लिखा है और कुछ नहीं। स्टेप्स मैंने बता दिया, फॉर्मूला बता दिया कि कैसे निकालना है। तो ये बोला नेट वर्थ मीन्स, नेट वर्थ सेल मीन द एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व। अब उसमें नेट वर्थ का मतलब ये है क्या, कि पेड अप शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो नेट वर्थ आ जाएगी। तो ये देखो इसका मतलब क्या है, नेट वर्थ कैसे निकालोगे, इजी तरीका है, सबसे इजी बेस्ट क्या, कि नेट वर्थ निकाल लिया, नेट वर्थ निकालो, नेट वर्थ। तो इसमें क्या करना है, शेयर्स कैपिटल, उसमें प्लस कर दो रिजर्व एंड सरप्लस, तो क्या आ जाएगी, नेट वर्थ ऑफ डिमर्ज्ड कंपनी की, किसकी आएगी ये, डिमर्ज, ओके। अब इसके बाद क्या करना है बताओ तुम्हें, आ गया ना समझ में, ये तो तभी समझ में आ गया होगा जब मैंने ये एग्जांपल के थ्रू समझाया था, ठीक है। अब इसमें क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन डिमर्ज कंपनी, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ डिमर्ज कंपनी शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर इन द डिमर्ज कंपनी shall be deemed to have been reduced by the amount as so arrived at under section 49 subsection 2C। अब इसमें दिया है क्या, कॉस्ट ऑफ शेयर किसकी, कॉस्ट ऑफ शेयर किसके लेंगे, रिजल्टिंग कंपनी में कैसे लेंगे, देखो रिजल्टिंग कंपनी में वही लेंगे, देखो जो मैंने बताया था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल शेयर, जो ओरिजिनल शेयर होल्डर ने अक्वायर किए थे किसमें, डिमर्ज कंपनी में बिफोर डिमर्जर, तो उनकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है वो वाली यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट, जो नेट बुक वैल्यू असेट जो ट्रांसफर करने के किसे, रिजल्टिंग कंपनी को, तो वो वाली यहाँ पर असेट्स लिखनी है। अब उसके बाद जो नेट वर्थ है, नेट वर्थ ऑफ द कंपनी बिफोर डिमर्जर, डिमर्जर होने से पहले जो कंपनी की नेटवर्थ थी किसकी, AB प्राइवेट लिमिटेड की, वो कहाँ डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब देखो लिखा भी है यहाँ पर, नेटवर्थ मीन पेड अप शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, बस तो यह आ जाएगा। और जो डिमर्ज कंपनी है, डिमर्ज कंपनी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने समझाया था कि जो टोटल ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शेयर्स है उसको उसमें से माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ रिजल्टिंग कंपनी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ रिजल्टिंग कंपनी, तो आज कैसी आ जाएगी, आफ्टर डिमर्जर आ जाएगी कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ शेयर्स की, जो कॉस्ट ऑफ शेयर है किसकी, और डिमर्ज कंपनी की, वो हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो मैंने अभी बताया था, यहाँ पर देखो ये तो अभी मैंने समझाया है, ये वाला ऑप्शन, ये तो मैंने बता ही दिया, वही बता रहे हैं वहाँ पर, वहाँ स्टेप्स बता रहा है कि कैसे कैलकुलेट करना, मैंने कैलकुलेट करके पहले दिखा दिया है ना, ताकि सारे कंफ्यूजन जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाए। अब उसमें क्या है, नेचर और क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ असेट्स। अब वो नेचर ऑफ असेट्स के रिजल्टिंग कंपनी और डिमर्ज कंपनी के नेचर ऑफ असेट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म है, तो क्या इट मीन्स क्या, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डेट है क्या लेंगे, है ना, तो वो सारी चीजें इसमें। टू फाइंड वेदर शेयर्स इन रिजल्टिंग कंपनी आर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, द पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी कैलकुलेट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल शेयर ऑफ डिमर्ज कंपनी। तो यही बताया है इसमें भी कि जो ओरिजिनल शेयर्स जो शेयर होल्डर ने बाय किए थे उस दिन की जो एक्विजिशन डेट है वही वाली कंसीडर करनी है, ओके, और ओरिजिनल डेट को ही। और क्या, इंडेक्सेशन बेनिफिट, इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा वो रिजल्टिंग कंपनी को भी मिलेगा और डिमर्ज कंपनी को, क्या लिखा,
रिजल्टिंग कंपनी, पहले रिजल्टिंग कंपनी में क्या पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा, इंडेक्सेशन बेनिफिट शैल बी अवेलेबल फ्रॉम द ईयर इन विच शेयर्स इन रिजल्टिंग कंपनी वर एक्वायर्ड बाय द एसएससी। दोबारा पढ़ो क्या लिखा, इंडेक्सेशन बेनिफिट शैल बी अवेलेबल फ्रॉम द ईयर। इंडेक्सेशन कब से मिलना शुरू होगा, इन विच ईयर शेयर्स इन रिजल्टिंग कंपनी वर एक्वायर्ड बाय द एसएससी। रिजल्टिंग कंपनी में जो शेयर्स हैं एसएससी ने एक्वायर किए थे, उसी ईयर से क्या हो जाएगा, उसे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। डीमर्ज कंपनी में कब से मिलेगा, इंडेक्सेशन बेनिफिट शैल बी अवेलेबल फ्रॉम द ईयर इन विच ओरिजिनल शेयर्स डीमर्ज कंपनी वर एक्वायर्ड बाय द कंपनी। अब उसमें कब से मिलेगा इंडेक्सेशन, जिस डेट से बाय किया था क्या डीमर्ज कंपनी में शेयर्स को, उसी से डेट से क्या मिलेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये है। अब ये देखो, अब ये जो इलस्ट्रेशन है, यहाँ पर क्या दिया, इलस्ट्रेशन दिया है, एग्जांपल है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतने ही इनफ रखते हैं। तो हमने क्या क्या देखा आज, बताओ जल्दी से, क्या क्या समझा इसमें। पहले तो हमने कंसेप्ट देखा कि डिमर्जर होता क्या है। डिमर्जर क्या होता है, बताओ जल्दी से। डिमर्जर मीन जब एक कंपनी एक दो या दो से ज्यादा अंडरटेकिंग है उसके पास, और वो क्या करती है, उसे अलग करके सेपरेट करती है एज ए डिमर्जर, ठीक है, या किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर करती है एज ए डिमर्ज, तो उसे क्या बोलेंगे, डिमर्जर कहते हैं। और उसमें क्या कुछ कंडीशंस भी हैं कि वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए, उसकी जितनी भी ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, किसकी जितनी भी यूनिट से रिलेटेड है, वो ट्रांसफर होनी चाहिए किसको, रिजल्टिंग कंपनी को, ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू, बुक वैल्यू के बेसिस पर। और क्या है, थर्ड था कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं डीमर्ज कंपनी की, एटलीस्ट उसके 75% शेयर होल्डिंग किस में होनी चाहिए, रिजल्टिंग कंपनी में। और उसमें भी एक और चीज थी क्या, कंसिडरेशन किस में होना चाहिए, शेयर्स में होना चाहिए, है ना। और उसके बाद टैक्स पॉइंट भी बताया था कि 100% एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है जो इन केस ऑफ डिमर्जर, ठीक है। उसके बाद अब जो शेयर होल्डर डिमर्ज्ड कंपनी का है, उसके लिए क्या करेंगे, उसको शेयर्स कैसे इशू करेंगे, और शेयर्स तो इशू इजीली कर देंगे, कितने शेयर्स इशू करें, बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज मेन पॉइंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ जल्दी से। इसके लिए क्या करेंगे, जो ओरिजिनल कॉस्ट डिमर्ज कंपनी की है पहले उसे लिख लो, उसको मल्टीप्लाई करना है नेट असेट्स एज पर बुक वैल्यू ट्रांसफर टू रिजल्टिंग कंपनी, और डिवाइड कर देंगे किससे, नेट वर्थ जो जितनी भी है वो डिमर्ज कंपनी की, उससे डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ रिजल्टिंग कंपनी आ जाएगा। जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ रिजल्टिंग कंपनी आ जाएगा तो उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी निकालनी है, डिमर्ज कंपनी की। डिमर्ज कंपनी की तो इजीली क्या, जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शेयर्स है उसमें से माइनस कर दो, किसको, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शेयर्स में से माइनस कर दो, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ रिजल्टिंग कंपनी, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ डिमर्ज कंपनी की आ जाएगी आफ्टर डिमर्जर। ओके, तो ये देखा। और क्या था इसमें, और ये एग्जांपल भी कराया था। ये एग्जांपल है जो मैंने कराया है ना, केस 1 केस 2, अगर इसे आपने समझ लिया तो इजीली क्वेश्चन कर लोगे आप इसके, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। और नेटवर्क भी बता दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू demerger. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.